इस कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में मैं जावा के डिफरेंट कंपोनेंट्स को GUI कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करूँगा मोर देन 150 वीडियोज़ में। और इस वीडियो सीरीज़ को मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी को भी GUI का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो इस वीडियो सीरीज़ से स्टार्ट कर सकता है। इस फर्स्ट वीडियो सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर में आज मैं J-Frame को किस तरह से आप नेटबीन में यूज़ करोगे, JLabel को आपने किस तरह यूज़ करना है, JTextField को, और एक JTextField में से आप वैल्यू पिक करके J ऑप्शन पेन में किस तरह से शो करवा सकते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट वीडियो में। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, और एक फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे डिफ़ाइन किया है जावा कंप्लीट GUI ट्यूटोरियल के नाम से। इसमें एक फ़ोल्डर J-Frame JLabel, और इसमें मैंने अपनी फर्स्ट फाइल को स्टार्ट के नाम से प्लेस कर दिया। और इसके सारे कमेंट्स को मैंने यहाँ पे बेसिकली इन कमेंट्स को मैंने रिमूव कर दिया। इन कमेंट्स को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इस फाइल को यूज़ नहीं करने वाले बेसिकली। तो अगर आप ये कमेंट्स रहने भी दो तो कोई इशू नहीं है कि इस फाइल को हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे मेनली हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो आपका जो पैकेज होगा, यानी स्टार्ट के नाम से जो आपने पैकेज क्रिएट किया है, इस पैकेज पे आपने राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और इसके बाद J-Frame फॉर्म पे क्लिक करना है। J-Frame फॉर्म, आप एक फॉर्म को डिफ़ाइन करने जा रहे हो, एक फ्रेम को डिफ़ाइन करने जा रहे हो, तो आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो आपने अपने फ्रेम को यूज़ करना है। ये क्लास का नाम है जिससे आप उस फ्रेम को कॉल करोगे या उस क्लास को आप कॉल कर रहे होगे। जैसे सपोज आपने यहाँ पे नाम दे दिया यूज़र डाटा फिनिश, तो ये एक फ्रेम बन चुका है। एक J-Frame बिल्कुल सेम पैकेज में स्टार्ट डॉट जावा, यूज़र डेटा डॉट जावा, तो इसमें एक ये कंप्लीट फ्रेम बन चुका है। ओके, अब इस फ्रेम में आपने कुछ कंपोनेंट्स को ड्रॉप करना है। तो बेसिकली कंपोनेंट ड्रॉप करने से पहले मूव करते हैं इसी फ्रेम के सोर्स कोड पे। ये डिज़ाइन का टैब आपको नज़र आ रहा है और ये सोर्स कोड का टैब नज़र आ रहा है। तो सोर्स कोड के टैब पे स्विच करने के बाद आपने एक यूज़र डेटा के नाम से एक फॉर्म या एक फ्रेम क्रिएट किया था, उसमें एक्सटेंड किया हुआ है आपने J-Frame की क्लास को। ओके, ये बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट पैकेज का नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप इसे यहाँ से रिमूव कर दो, इसे आपने यहाँ से रिमूव किया, और अब ये आपसे कह रहा है कि J-Frame की क्लास को इंपोर्ट करना है, तो आपने यहाँ पे J-Frame की क्लास को इंपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई आ चुकी है javax.swing। तो इस पैकेज के अंदर, इन दोनों पैकेजेस के अंदर J-Frame की क्लास जो है सेव है। तो आपने इंपोर्ट किया इस पैकेज को ताकि आप J-Frame की क्लास को एक्सटेंड कर सको या फिर यूज़ कर सको। तो बेसिकली इनहेरिटेंस जो एक क्लास है दूसरी क्लास में, यानी पेरेंट टू चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो आप ये पैकेज का नेम यहाँ लिख के रहने दो, कोई इशू नहीं है, और आप वहाँ पे ऊपर भी इंपोर्ट भी करवा सकते हो इस पैकेज के नेम को। इसके बाद क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। तो इस क्लास का कंस्ट्रक्टर, यूज़र डेटा जो क्लास है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर ये डिफाइंड है। ओके, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइंड है। इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के बाद ये जो क्वेश्चन यहाँ पे इनिट कंपोनेंट्स, ये एक मेथड डिफाइंड है। अब ये मेथड किस तरह से, क्योंकि आपने J-Frame की क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है यूज़र डेटा में, J-Frame की क्लास को एक्सटेंड किया हुआ यूज़र डेटा में। तो J-Frame के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, वो यूज़र डाटा में आ चुके होंगे। तो जब आपने इस इनिट कंपोनेंट्स या इनिशियलाइज कंपोनेंट की मेथड को आपने यूज़ किया हुआ, इट मीन्स ये मेथड कहाँ से कॉल हो रहा है, ये J-Frame में से कॉल हो रहा है। यानी ये मेथड यहाँ कहीं डिफाइंड होगा बट नज़र नहीं आ रहा, ये कॉल कहाँ से हो रहा है, ये J-Frame में से कॉल हो रहा होगा। ओके, तो बेसिकली ये, और बॉटम पे आके ये कोड ऑटो जनरेट हो जाता है। इस सारा का सारा कोड ऑटो जनरेट है कि एक मेन मेथड बना हुआ है यहाँ पे, और मेन मेथड के अंदर एक कंप्लीट कोडिंग ऑटो जनरेट हुई हुई है। आपको इसे कुछ टच नहीं करना, एज इट इज़ आप ये कोड यहाँ पे रहने दो। आगे की वीडियोज़ में मैं इन कोड्स को भी यूज़ करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, बट ये कोड आप एज इट इज़ रहने दो। इवेंट क्यू को मैं आगे एक क्लोजिंग ऑप्शंस के तौर पे मैं आगे यूज़ करूँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इवेंट क्यू को हमें कब यूज़ करना चाहिए, एक इवेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो इसका आइडिया आपको आगे क्लासेस में भी हो जाएगा। नाउ अगेन मूव करते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन में मूव करने के बाद आपने एक लेबल को यहाँ से, इस लेबल को यहाँ से पिक किया, और पिक करने के बाद आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ओके,
लेबल को आपने यहाँ पे जस्ट ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद आपने लेबल पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह का हो चुका है, यानी कि हाईलाइटेड है और बाउंड्रीज इस पर आ चुकी हैं और आपने यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, एंटर योर नेम। ओके, ये आपने टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। इसके बाद आप किसी भी कंपोनेंट को जब पिक करोगे और इसे आप मूव करवाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ लाइंस या कुछ बाउंड्रीज नज़र आ रही है। या जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड को पहले पिक करूँ, एक टेक्स्ट फील्ड को आपने पिक किया और टेक्स्ट फील्ड को पिक करने के बाद आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। टेक्स्ट फील्ड को आपने यहाँ से पिक किया और टेक्स्ट फील्ड को पिक करने के बाद आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और टेक्स्ट फील्ड को आपने लार्ज किया। टेक्स्ट फील्ड के साइज़ को यहाँ से आपने विड्थ प्रोवाइड कर दिया। विड्थ प्रोवाइड करने के बाद कुछ डाटा टेक्स्ट फील्ड के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। जब आप प्रोग्राम को रन करो तो ये टेक्स्ट फील्ड खाली नज़र आनी चाहिए, यानी टेक्स्ट फील्ड बिल्कुल एम्प्टी हो। इसलिए आप इस टेक्स्ट फील्ड में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसे रिमूव कर दोगे। तो अगेन आपने राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट और इस चीज़ को आपने रिमूव कर दिया। ओके, बेसिकली आपने उसमें कोई टेक्स्ट एडिट किया है, क्या टेक्स्ट एडिट किया है कि बिल्कुल उसे एम्प्टी कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे एक बटन को ड्रॉप करना है। तो बटन को मैंने यहाँ से पिक किया, बटन को पिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। ओके, तो अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बटन पे नज़र आ रही है कि जब आप बटन को मूव कर रहे हो तो बेसिकली अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हो चुके हैं, कुछ आपने चीज़ों को ड्रॉप कर दिया। तो अब जब बटन को आप मूव कर रहे हो तो आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। डॉटेड लाइंस कि आप अलाइनमेंट किस तरह की करने से आ रहे हो, तो आपके पास ये कुछ डॉटेड लाइंस हैं। ओके, सिमिलरली आपके पास यहाँ भी डॉटेड लाइंस है कि आपको कितनी अलाइनमेंट चाहिए, किस तरह आपको अलाइनमेंट करनी है। तो आप अगर ये डॉटेड लाइंस शो नहीं करवाना चाह रहे कि आप बटन को मूव करते रहो बट ये डॉटेड लाइंस शो ना हो, तो आपने ऑल्टर की प्रेस करनी है। ऑल्टर को आपने प्रेस कर रखा और इस बटन को फिर मूव किया। ऑल्टर के साथ जब आप मूव करोगे किसी भी कंटेंट को तो आपके पास वो लाइंस या अलाइनमेंट की जो लाइंस होंगी वो शो नहीं होंगी जब आप ऑल्टर के साथ इसे मूव करोगे। ओके, तो जैसे सपोज मैंने इस बटन को यहाँ पे बिल्कुल इस पोर्शन पे ड्रॉप कर दिया तो मेरे पास कोई भी लाइंस शो नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने इसे ऑल्टर के साथ मूव किया था। तो अगर आप इस तरह कोई भी मूव करना चाह रहे हो बटन को या किसी भी कंटेंट को तो आप ऑल्टर के साथ ऑल्टर की प्रेस करके रखोगे आप और फिर इसे मूव करोगे। नाउ नेक्स्ट वन कि आपने यहाँ पे बटन पे जो टेक्स्ट ऐसे चेंज करना है। तो जिस तरह से भी आपने इन दोनों में टेक्स्ट को एडिट किया है तो बटन पे भी आप राइट क्लिक करोगे, एडिट टेक्स्ट पे आपको जाना है और यहाँ पे आपने टेक्स्ट दे दिया जैसे सपोज डिस्प्ले द नेम। जैसे सपोज आपने बटन पे टेक्स्ट दे दिया। नो वैल्यू आपको फैच कहाँ से करनी है, वैल्यू आपको फैच करनी है इस टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू आपको चाहिए। दो चीज़ें अब हमें यहाँ पे हमेशा याद रखनी है। जब भी हमें किसी भी कंटेंट में से वैल्यू चाहिए होगी, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड हो, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जब भी हमें किसी भी कंटेंट में से या किसी भी कंट्रोल में से हमें वैल्यू चाहिए होगी, फैच करवानी होगी, तब हम उसे एक नाम दे देंगे। और जब हमें उसमें कोई वैल्यू भेजनी होगी, पुट करनी होगी, तब भी हम उसे एक नाम डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमें वैल्यू फैच करवानी है, वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से एक नाम डिफ़ाइन कर देंगे। तो राइट क्लिक किया आपने यहाँ पे चेंज वेरिएबल नेम में जाके और इस पोर्शन पे आपने इसे नाम दे दिया txt नेम। आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे सपोज आपने यहाँ पे txt नेम ये नाम यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन मैंने भी कहा कि जिस वे में वैल्यू भेजनी है जिस कंट्रोल में और जिसमें से वैल्यू चाहिए आप सिर्फ उसी को नाम दोगे। लेकिन इसके अलावा एक प्रॉब्लम अब यहाँ पे क्या है कि जैसे सपोज आपने इस बटन को यूज़ किया हुआ है, ओके, ये बटन आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक और बटन ड्रॉप करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक और बटन को ड्रॉप किया। अब मुझे टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू जो फैच करनी है वो किस बटन की क्लिक के ऊपर फैच करनी है, इस बटन की क्लिक के ऊपर फैच करनी है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू उठ के आ जाए और फिर कहीं ना कहीं डिस्प्ले करवाऊँगा मैं उस वैल्यू को। तो इस बटन की क्लिक के ऊपर आपने वैल्यू को फैच करवाना है तो आपने बटन पर डबल क्लिक करना है। सिर्फ बटन के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। इस पर आपने डबल क्लिक किया, इस पर आपने डबल क्लिक किया तो ये बैक एंड पे आपको कोडिंग पे लेके चला जाएगा। ये आपकी वही क्लास है, यानी सोर्स कोड और ये डिज़ाइन था और ये सोर्स कोड पे आ चुके हो आप। और ये कंप्लीट यहाँ पे टॉप पे आपके पास ये यूज़र डेटा क्लास ये डिफाइंड है। और जो बॉटम पे कोड बना है ये वो सारा कोड है जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें भी की हैं। जो आप चीज़ें ड्रॉप कर रहे थे ये वही इनिशियल कंपोनेंट्स जो मेथड आपने
ऊपर कॉल किया हुआ, ये वही मेथड यहाँ पे बनाए। और जो भी आपने चीज़ें अभी ड्रैग एंड ड्रॉप की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे खुद ब खुद ही बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा होगा, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी ग्रे कंपोनेंट है ये बाय डिफ़ॉल्ट बन रहा होगा और उसमें आप कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। ओके, नाउ बटन क्लिक के ऊपर आपने कोई काम करना था तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया। जस्ट सपोज अब मैं यहाँ पे सेकंड बटन पे भी डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस पोर्शन पे आके मैंने सेकंड बटन पे भी डबल क्लिक कर दिया। ओके, सेकंड बटन पे भी मैंने यहाँ पे डबल क्लिक परफॉर्म किया। अब इस बटन पे भी आप कोई भी काम कर सकते हो, इस बटन पे भी आप कोई काम कर सकते हो। तो अब आपका जो डिस्प्ले का बटन है वो कौन सा बटन है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिस्प्ले का बटन कौन सा बटन है। बेसिकली आपको तो पता है कि आपने अभी यहाँ पे फर्स्ट बटन डिस्प्ले का ड्रॉप किया था और सेकंड बटन ये ड्रॉप किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट बटन जो है वो ये बटन है, सेकंड बटन जो ये बटन है। लेकिन अगर इसका टैक्स चेंज कर दिया जाए, इसका भी अगर मैं यहाँ पे टैक्स चेंज कर दूँ, जैसे सपोज मैंने इसका टैक्स कर दिया XYZ, तो अब फर्स्ट बटन कौन सा है, सेकंड बटन कौन सा है, यहाँ पे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आपने कौन सा फर्स्ट बटन रखा हुआ है, कौन सा सेकंड बटन रखा हुआ है और किस बटन पे आपने कौन सा फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये बटन, ये फंक्शन किस बटन का है और ये फंक्शन किस बटन का है। तो बेसिकली आप अपने बटन्स को एक प्रॉपर नाम डिफाइन कर दो। यहाँ पे आप अपने बटन्स को नाम डिफाइन कर दो। जिस तरह से आपने टेक्स्ट फील्ड को नाम दिया था, राइट क्लिक किया आपने, चेंज वेरिएबल नेम, और यहाँ पे आपने नाम दे दिया BTN डिस्प्ले। सो BTN मीन्स मैं एक जस्ट एक BTN एक इसका प्रीफिक्स रखूँगा हमेशा जब मैं बटन्स को इस्तेमाल करूँगा अपनी कंप्लीट ट्यूटोरियल में। तो BTN एज अ प्रीफिक्स मैं इस्तेमाल करूँगा बटन्स के लिए, और बटन का नाम आपने यूज़ किया डिस्प्ले। ओके, अब जब अगेन आप बटन पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी लिखा हुआ देगा BTN डिस्प्ले। ये फंक्शन अब जो बन चुका है, तो आपको अभी क्लियर है कि बट किसका फंक्शन है, BTN डिस्प्ले बटन का फंक्शन है। और BTN डिस्प्ले कौन सा बटन है, ये वाला बटन है। तो बेसिकली आप अपने बटन्स को प्रॉपर नाम इसलिए दो ताकि आपको ये पता हो कि इस बटन के बैकएंड पे आपने क्या काम किया हुआ है। ये ओवरऑल पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि आपने वेरिएबल्स नेम किस कंट्रोल पे क्या इस्तेमाल करना और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है। और ये सेकंड बटन की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। इस बटन को मैंने सेंट्रलाइज़ किया और सेकंड बटन का कोड भी यहाँ से डिलीट हो चुका होगा, यानी जो अभी यहाँ पे एक और फंक्शन बना हुआ था वो भी डिलीट हो चुका होगा। अब यहाँ पे मैंने वर्किंग परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू TXT नेम, यानी ये मैंने अपने टेक्स्ट फील्ड का नाम रखा डॉट गेट टेक्स्ट। TXT नेम टेक्स्ट फील्ड में से उसके टेक्स्ट को गेट करके लाओ और कहाँ सेव कर दो, उस नेम के वेरिएबल पे। अब कब टेक्स्ट को फैच करके लेकर आओ, जब बटन पे क्लिक किया जाए। BTN डिस्प्ले बटन है मेरा, एक्शन परफॉर्म यानी कि जब बटन पे क्लिक किया जाए तो इस टेक्स्ट फील्ड में से टेक्स्ट को गेट करो और नेम वेरिएबल में लाके सेव कर दो। नाउ नेक्स्ट वन, J ऑप्शन पेन डॉट प्रेस किया आपने, SHOW और कैपिटल M लिखा, तो ये आपको मैसेज शो कर देगा ये वाला। ओके, आपने इस पर डबल क्लिक किया, इसको आपने यहाँ पे चेंज किया दिस से, और यहाँ पे आपने चेंज किया ऐसे योर नेम इज़, कॉन्कैटिनेट किया आपने नेम वेरिएबल को। ओके, बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दो स्ट्रिंग्स को मर्ज कर रहे हो। फर्स्ट वन आपने एक स्ट्रिंग मर्ज किया योर नेम इज़ और नेम को। अब यहाँ फर्स्ट वन ये दिस क्या है, इसे मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि आपने दिस को कब यूज़ करना और कब यूज़ नहीं करना। शायद कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसे दोबारा से फाइल को सेव करके मैं दोबारा ओपन करता हूँ। कि ये रन का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया।
ये रन नहीं हो रहा। ओके नाउ ये कोड अब रन हो चुका है। उस वक्त शायद नेट पे कोई इशू हो रहा था, आई थिंक, जिस वजह से रन नहीं हो रहा था कोड हमारा। कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कम्प्लीटली जे फ्रेम आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप कोई भी नाम डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे सपोज़ आपने दिया अली ना निक नेम, और डिस्प्ले बटन पे आपने क्लिक किया तो योर नेम इज़ अली आपको शो हो चुका है। सेकेंडली, अगर आप अपने फॉर्म का व्यू देखना चाह रहे हो कि आपके फॉर्म का व्यू कैसा होगा, आपका फॉर्म डिस्प्ले कैसा हो रहा होगा रन टाइम पे, तो आप इस आई के सैम्पल पे क्लिक कर सकते हो। इस सैम्पल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा, और आप ये देख सकते हो कि आपका फॉर्म रन टाइम पे किस तरह नज़र आ रहा होगा। जस्ट सिर्फ एक थोड़ा सा GUI में कुछ चेंजेस होते हैं, अदरवाइज़ बाकी आप लेआउट कम्प्लीटली देख सकते हो कि किस तरह से वैल्यूज़ यहाँ पे होंगी, यार आप वैल्यूज़ वगैरह इंटर करके भी चेक कर सकते हो उस आई के व्यू पे। ओके, कंप्लीट आपका व्यू किस तरह होगा। क्लिकिंग पे काम नहीं करेगा ये, क्योंकि रन टाइम यहाँ पे भी हमने रन नहीं किया, सिर्फ हम एक प्रीव्यू उसका देख रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ से सही चेक कर सकते हो। नाउ लास्ट वन, हमें जो भी कुछ वैल्यूज़ को चेक करना है, जो मैंने अभी दिस की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ किया था जी ऑप्शन पिन में, इसी पोर्शन पे मैं अब नेक्स्ट वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, नल वैल्यू। नल वैल्यू को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा मैंने इसे रन किया, और अब दिस की जगह पे मैंने चेंज किया उसे नल से। अब जब आपने वैल्यू को एंटर किया अली डिस्प्ले का नेम, तो अब ये जी ऑप्शन में बिल्कुल सेंटर में शो हो रहा है। ओके, तो नल की वैल्यू का मतलब क्या है, या नल पैरामीटर का मतलब क्या है कि वैल्यू को जब आपने सेंटर में शो करवाना है, तो आप जी ऑप्शन पेन में पहली वैल्यू या पहला पैरामीटर नल पास आउट कर दोगे, और उसी फॉर्म के ऊपर जब शो करवाना है तो क्या वैल्यू पास आउट होगी, उसी फॉर्म पे शो करवाने के लिए दिस पैरामीटर पास आउट होगा। इसके अलावा आप अपने बटन का नाम भी यूज़ कर सकते हो, अपने टेक्स्ट फील्ड का नाम भी यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ बटन का नाम था BTN डिस्प्ले, तो यहाँ पे आपने बटन का नाम भी यूज़ कर लिया। ओके, तो आप किसी भी कंट्रोल का नाम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इस पोर्शन पे आपने लिखा अली डिस्प्ले का नेम, तो उसी बटन के ऊपर आपके पास ये शो हो जाएगा, उसी बटन के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन पे शो हो रहा है। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और बेसिक फॉर्म इनिशियलाइज़ करना, फॉर्म बनाना और टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू फैच करना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी इशू है इस वीडियो से रिलेटेड या कोड से रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हो ये कोड, देन मैं आपको मेल पे ही आंसर कर दूंगा। उसके अलावा अगर आप स्क्रीनशॉट सेंड करना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हो।